क्या हमने कभी सोचा है कि एक ऐसी मैसिव बिल्डिंग बनाई जा सकती है जो शहर के फेफड़ों यानी लंग्स की तरह काम करे, या फिर नदियों के बीच रात के गहरे अंधेरे में समुद्री लाइट हाउसेस जगमगा सकते हैं? सुनने में किसी साईफाई मूवी का सीन लगता है ना, पर ये हमारी आज की रियलिटी है। बिल्कुल। वेलकम टू द डीप डाइव। आज हमारे पास एक बहुत ही डेंस और हेविली रिसर्च सोर्स मटेरियल है, वीकली इंटेलिजेंस ब्रीफ 9 से 15 मार्च 2026। चाहे हमारे लिसनर्स किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर सिर्फ इस रैपिडली चेंजिंग दुनिया को समझना चाहते हो, आज का ये डिस्कशन उन सभी डॉट्स को कनेक्ट करेगा। सही बात है। इन्फॉर्मेशन आजकल हर जगह अवेलेबल है, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन से इंसाइट निकालना रेयर है। हमारा फोकस सिर्फ फैक्ट्स रटने पर नहीं होगा, बल्कि उन फैक्ट्स के पीछे के क्यों और कैसे पर होगा। बोर्ड की तरह डिजाइन किया गया है। हम इसको 5 अलग-अलग जोन्स में ब्रेक डाउन करेंगे। हाँ, हम 5 जोन्स कवर करेंगे आज। जोन 1 होगा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोटेक। जोन 2 में हम इकोनॉमी और रैंकिंग्स डिकोड करेंगे। फिर जोन 3 होगा ग्लोबल डिफेंस। जोन 4 में पॉलिटी और लॉ, और आखिर में जोन 5 जिसमें हम कुछ मिसलेनियस ग्लोबल अचीवमेंट्स और स्पोर्ट्स कवर करेंगे। परफेक्ट। तो चलिए सीधे ग्राउंड लेवल या बल्कि वाटर लेवल से शुरुआत करते हैं, यानी जोन 1। हमारी तीसरी स्लाइड ब्रह्मपुत्र नदी पर बने इंडिया के पहले रिवरीन लाइट हाउसेस का जिक्र करती है, नेशनल वाटरवे 2 पर। राइट। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर माइलस्टोन है। पर मेरी बेसिक समझ तो ये कहती है कि लाइट हाउसेस हमेशा समुद्री तट पर होते हैं, शिप्स को रॉक से बचाने के लिए। अचानक से नदी के बीच में इनकी क्या जरूरत पड़ गई? मैं समझाती हूँ। देखिए, इनलैंड वाटरवेज सस्ते और इको फ्रेंडली होते हैं, ये हम सब जानते हैं। लेकिन इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि रात में नेविगेशन बिल्कुल सेफ नहीं था। अच्छा, तो रात में ट्रैफिक रुक जाता था? बिल्कुल। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये 84 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लाया गया है। इसमें 4 लाइट हाउसेस बनाए गए हैं जिनकी हाइट करीब 20 मीटर्स है। वाओ, 20 मीटर्स, मतलब काफी मैसिव स्ट्रक्चर्स हैं ये। हाँ, और इनकी रोशनी 14 नॉटिकल माइल्स तक जाती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब कार्गो शिप्स रात में भी सेफली ट्रैवल कर पाएंगे। नदियों को 24/7 नेविगेबल बनाने से ट्रांसपोर्ट टाइम और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट दोनों में एक मैसिव रिडक्शन आएगा। जैसे रोड्स पर स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, वैसे ही नदियों के लिए ये ट्रैफिक और सेफ्टी लाइट्स हैं। दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। लॉजिस्टिक्स की ही बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर पुश सिर्फ वाटरवेज तक सीमित नहीं है। अगर हम स्लाइड 4 पर आएं तो तमिलनाडु के मदुरई एयरपोर्ट को ऑफिशियली इंटरनेशनल स्टेटस मिल गया है। सही कहा, इसे अब गेटवे टू द साउथ कहा जा रहा है। हाँ, और अब वहां से दुबई, कोलंबो और सिंगापुर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं। पर मेरा एक सवाल है, एक रीजनल एयरपोर्ट को अचानक इंटरनेशनल बनाने का इकोनॉमिक लॉजिक क्या होता है? सिर्फ पैसेंजर कन्वीनियंस? नहीं, बात सिर्फ पैसेंजर्स की नहीं है। इसको थोड़ा बिगर पिक्चर में देखें। मदुरई एक बहुत बड़ा कल्चरल, एग्रीकल्चरल और टेक्सटाइल हब है ना? राइट। जब एक एयरपोर्ट को सेंट्रल कैबिनेट से ऑफिशियल इंटरनेशनल क्लियरेंस मिलता है तो वहाँ कस्टम और कार्गो हैंडलिंग फैसिलिटीज अपग्रेड होती हैं। इसका डायरेक्ट असर एक्सपोर्ट पर पड़ता है। ओह, मतलब लोकल बिजनेस ग्लोबली कनेक्ट हो जाता है। एग्जैक्टली। अब वहां का लोकल बिजनेसमैन अपना टेक्सटाइल या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वाया कोलंबो या दुबई सीधे ग्लोबल मार्केट में भेज सकता है। ये प्योरली रीजनल ट्रेड और टूरिज्म को मल्टीप्लाई करने का एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव है। वाटरवेज और एयरवेज के बाद अब स्लाइड 5 पर चलते हैं और उस कॉन्सेप्ट पर आते हैं जिसका मैंने इंट्रो में जिक्र किया था, इकोटेक इनोवेशन। दिल्ली में एक माइक्रो एल्गी एयर टावर बनाया गया है। ये सच में एक बहुत ही फैसिनेटिंग इंजीनियरिंग मार्वल है ना? हमने पिछले कुछ सालों में स्मॉग टावर्स के बारे में सुना है जो हवा को फिल्टर करते हैं, लेकिन ये वाला टावर उनसे अलग कैसे है? ये बायोलॉजिकल लंग वाला कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली काम कैसे करता है? देखिए, ट्रेडिशनल स्मॉग टावर्स सिर्फ हवा को एक मैकेनिकल फिल्टर से पास करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हैवी पोल्यूशन में वो फिल्टर्स जल्दी चोक हो जाते हैं। लेकिन ये नया टावर नेचुरल फोटोसिंथेसिस के प्रिंसिपल पर काम करता है। फोटोसिंथेसिस मतलब पेड़ पौधों वाला कॉन्सेप्ट? बिल्कुल। इसमें माइक्रो एल्गी यानी एक स्पेसिफिक तरह के शैवाल का इस्तेमाल होता है। जब पोल्यूटेड हवा, जिसमें वेहिकुलर कार्बन डाइऑक्साइड और टॉक्सिक स्मॉग होता है, इस टावर में एंटर करती है तो ये लाइव माइक्रो एल्गी उस कार्बन को लिटरली खा जाते हैं। वेट, रियली? वो पोल्यूशन को कंज्यूम कर लेते हैं? हाँ, और नेचुरल प्रोसेस के जरिए क्लीन फ्रेश ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। तो ये सिर्फ पोल्यूशन को ब्लॉक नहीं कर रहा,
ये प्रैक्टिकली पोल्यूशन को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर रहा है, एक जायंट बायोलॉजिकल लंग की तरह। एग्जैक्टली ये बायोटेक्नोलॉजी और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। एक ऐसी लिविंग मशीन जो अपने आसपास के हाईवे पोल्यूशन को नेचुरल तरीके से न्यूट्रलाइज कर रही है। दैट इज माइंड ब्लोइंग। लेकिन ऐसी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी और ग्रीन प्रोजेक्ट्स को ग्राउंड पर लाने के लिए पैसे कहां से आते हैं? हमारी स्लाइड 6 में बैंक ऑफ बड़ौदा के 10,000 करोड़ रुपए के ग्रीन बॉन्ड्स का मेंशन है। राइट, ग्रीन फाइनेंसिंग। ये एक नया ट्रेंड है। इन बॉन्ड्स की अवधि 7 साल बताई गई है और इंटरेस्ट रेट 7.1% है। पर एक बेसिक सवाल है, पैसा तो पैसा होता है, राइट? एक बॉन्ड अचानक से ग्रीन कैसे हो जाता है? बहुत वैलिड सवाल है। एक आम बॉन्ड और ग्रीन बॉन्ड में बेसिक डिफरेंस उस पैसे के एंड यूज का होता है। एंड यूज मतलब पैसा कहाँ खर्च होगा। सही पकड़ा। जब बैंक ऑफ बड़ौदा ये 10,000 करोड़ मार्केट से उठाता है तो वो लीगली बाउंड होता है कि ये पैसा सिर्फ और सिर्फ एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स में लगाया जाएगा। अच्छा, जैसे सोलर पार्क्स, विंड एनर्जी या फिर वही एल्गी टार्स जिनकी हमने अभी बात की। बिल्कुल। और सबसे खास बात यह है कि बैंक ऑफ बड़ौदा इस लेवल पर ग्रीन इंफ्रा को फंड करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। ये प्रूफ है कि बैंकिंग सेक्टर अब सस्टेनेबिलिटी को एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट मान रहा है, ना कि सिर्फ एक चैरिटी प्रोजेक्ट। और इस ग्रीन फंडिंग का ग्राउंड पर एक्चुअली क्या असर हो रहा है, ये मैप करने के लिए भी हम टेक का सहारा ले रहे हैं। स्लाइड 7 बताती है NHAI यानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ग्रीन कवर इंडेक्स 2025-26 के बारे में। हाँ, और इनका डेटा कलेक्शन का तरीका बहुत इंटरेस्टिंग है। वही मैं देख रहा हूँ। उन्होंने ट्री प्लांटेशन काउंट करने के लिए ग्राउंड स्टाफ नहीं भेजा, उन्होंने सीधा इसरो और NRSC के सैटेलाइट डेटा का यूज किया है। स्पेस टेक का ये यूज मॉनिटरिंग को कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट और फूल प्रूफ बना देता है। इसरो के सैटेलाइट्स हाई रेजोल्यूशन इमेजरी से नेशनल हाईवेज के किनारे की हरियाली यानी ग्रीन कवर ट्रैक करते हैं। तो डेटा क्या कहता है? कौन से स्टेट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं? डेटा के मुताबिक असम, गुजरात और तेलंगाना टॉप परफॉर्मर्स हैं। इन्होंने हाईवे एक्सपेंशन के साथ साथ प्लांटेशन ड्राइव सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किए हैं। वहीं छत्तीसगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश बॉटम में है। हम यहाँ किसी स्टेट की आलोचना नहीं कर रहे हैं, बस फैक्ट रख रहे हैं। बिल्कुल, हमारा काम सिर्फ डेटा रिपोर्ट करना है। इन स्टेट्स के पास अब एक डेटा बैक्ड बेसलाइन है, जहां उन्हें पता है कि हाईवे इकोसिस्टम में ग्रीन कवर इंप्रूव करने की सख्त जरूरत है। तो जोन 1 की आखिरी स्लाइड यानी स्लाइड 8 पर हम इन सबको सिंथेसाइज करते हैं, एक वर्बल रिकैप करते हैं। हमने नदियों में लाइट हाउसेस देखे, एल्गी बेस्ड एयर टावर्स देखे, ग्रीन बॉन्ड्स देखे और सैटेलाइट से ट्री मैपिंग देखी। हमारे लिसनर्स के लिए इसका सबसे बड़ा टेकअवे क्या होना चाहिए? इन सब का एक कंबाइंड टेकअवे है द इकोटेक रेवोल्यूशन। सरकारों और प्राइवेट सेक्टर्स का फोकस सिर्फ कंक्रीट का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने पर नहीं है, फोकस अब सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर पर शिफ्ट हो चुका है। एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जहां टेक इनोवेशन, फाइनेंशियल बैकिंग और ग्राउंड एग्जीक्यूशन तीनों मिलकर काम करें। ग्रेट, तो अब हम थोड़ा शिफ्ट करते हैं। जोन 2 में आते हैं इकोनॉमी और रैंकिंग्स। स्लाइड 9 हमारा पॉलिसी ट्रैकर है और ये जल जीवन मिशन 2.0 के बारे में है, जो कि हर घर नल से जल के नाम से भी जाना जाता है। राइट। इसका टारगेट अब 2028 तक एक्सटेंड कर दिया गया है और इसका टोटल बजट एक मैसिव 8.69 लाख करोड़ रुपए है। डेटा कहता है कि 2019 में जब ये शुरू हुआ था तो रूरल कवरेज सिर्फ 17% था और आज 2026 में ये 81% तक पहुंच गया है। और नया टारगेट 100% यानी 19 करोड़ घरों को कवर करने का है जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर। एक आम इंसान इस मैसिव 8.69 लाख करोड़ रुपए के बजट को कैसे देखे? क्या ये सिर्फ एक पाइपलाइन बिछाने का प्रोजेक्ट है? नहीं, इसे सिर्फ एक वाटर पाइपलाइन प्रोजेक्ट समझना बिल्कुल गलत होगा। ये प्रैक्टिकली एक मैसिव पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर का डायरेक्ट कनेक्शन हेल्थ इंडिकेटर से होता है ना? हाँ, स्पेशली इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स और वाटरबोर्न डिजीजेस के कम होने से। हाँ, क्लीन वाटर नहीं होगा तो हेल्थ बजट वैसे ही बढ़ जाएगा। एग्जैक्टली। दूसरी बात, जब किसी गांव में टैप वाटर आता है तो सबसे बड़ा टाइम और हेल्थ बेनिफिट वहां की महिलाओं को मिलता है, जिन्हें पहले पानी भरने के लिए मीलों चलना पड़ता था। और इकोनॉमिकली इतने बड़े स्केल पर सिविल वर्क होने से डायरेक्टली ग्राउंड लेवल पर जॉब्स क्रिएट होती हैं। दैट्स अ ग्रेट पर्सपेक्टिव।
अब पानी के बाद पैसे और साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं। स्लाइड 10 है आरबीआई के डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक के बारे में, जो कि 9 से 15 मार्च 2026 तक चल रहा है। ये 2021 से हर साल होता है। हाँ, और ये आज के टाइम में बहुत क्रूशल है। पर मैं थोड़ा डेविल्स एडवोकेट प्ले करता हूँ। लोग अक्सर सोचते हैं कि ऐसे अवेयरनेस वीक्स सिर्फ सिंबॉलिक होते हैं, एक सरकारी फॉर्मेलिटी। इसकी असली जरूरत क्या है? क्या सच में इनसे ग्राउंड रियलिटी बदलती है? डेली लाइफ का हिस्सा बन गए हैं, ये हम सब जानते हैं। पर इस कन्वीनियंस के साथ साइबर फ्रॉड और फिशिंग स्कैम्स बहुत एडवांस्ड हो गए हैं। वो तो है, हर दिन कोई नया स्कैम सुनने को मिलता है। राइट। स्कैमर्स अब फेक क्यूआर कोड और साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन यूज करते हैं। आरबीआई का मानना है कि टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी सिक्योर हो जाए, सबसे बड़ी फायरवॉल हमेशा यूजर का अपना दिमाग होती है। यानी अगर यूजर ही ओटीपी दे देगा तो कोई ऐप क्या कर लेगी? बिल्कुल। इसलिए सेफ यूपीआई यूसेज अब एक बेसिक लाइफ स्किल बन चुकी है। लोगों को इस बेसिक हाइजीन के बारे में सिखाना ही इस अवेयरनेस वीक का मेन गोल है। मेक्स टोटल सेंस। पैसों की सिक्योरिटी की बात हो ही रही है तो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। स्लाइड 11 है हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के बारे में। ये इसका 15वां एडिशन है और इंडिया के लिए इसमें काफी अहम फिगर्स हैं। हाँ, इंडिया ग्लोबली तीसरे स्थान पर है 308 बिलियन ईयर्स के साथ। हम सिर्फ यूएसए और चीन के पीछे हैं। अगर इंडिविजुअल्स की बात करें तो ग्लोबली एलॉन मस्क नंबर 1 पर हैं और जेफ बेजोस नंबर 2 पर। और अगर हम इंडिया या एशिया की बात करें तो मुकेश अंबानी टॉप पर है, उनकी ग्लोबल रैंक 17 है, और गौतम अडानी दूसरे नंबर पर है ग्लोबल रैंक 23 के साथ। और डेटा ये भी बताता है कि रोशनी नादर मल्होत्रा सबसे अमीर भारतीय महिला हैं, ग्लोबली 52nd रैंक पर। इंडिया का इस लिस्ट में नंबर 3 पर आना इकोनॉमिक टर्म्स में क्या सिग्नल देता है? बिलियनियर्स की संख्या इस तरह बढ़ना एक क्लियर इंडिकेटर है कि देश का इकोनॉमिक इकोसिस्टम, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर और कैपिटल मार्केट्स तेजी से एक्सपैंड हो रहे हैं। वेल्थ क्रिएशन हो रहा है। हालांकि इस कॉइन का दूसरा पहलू वेल्थ इनइक्वालिटी भी है, जो हर डेवलपिंग नेशन के लिए क्रिटिकल पॉलिसी चैलेंज रहता है। राइट। हम यहाँ जजमेंट नहीं पास कर रहे, बट एज अ प्योर मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर इंडिया दुनिया की नजर में एक मेजर वेल्थ जनरेटिंग इंजन बन चुका है। एग्जैक्टली। बिलियनियर्स की वेल्थ के बाद आइए स्टेट्स की फाइनेंशियल हेल्थ देखते हैं। स्लाइड 12 पर नीति आयोग ने अपना फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2016, जो कि इसका 2nd एडिशन है, रिलीज किया है। ये इंडेक्स स्टेट्स के फाइनेंशियल मैनेजमेंट को इवैल्यूएट करता है। डेटा के मुताबिक बड़े राज्यों में ओडिशा टॉप पर है, फॉलोड बाय गोवा और झारखंड, और नॉर्थ ईस्ट और पहाड़ी राज्यों में अरुणाचल प्रदेश नंबर 1 पर है, उसके बाद उत्तराखंड और त्रिपुरा। पर सवाल ये है कि एक स्टेट को फाइनेंशियली हेल्थी कैसे डिक्लेयर किया जाता है? पैरामीटर्स क्या होते हैं? नीति आयोग ने इस असेसमेंट के लिए 5 बहुत ही स्ट्रिक्ट इंडिकेटर्स तय किए हैं। अगर हम बिगर पिक्चर को कनेक्ट करें तो पहला है डेट रीपेमेंट कैपेसिटी, यानी स्टेट अपना कर्ज कैसे चुका रहा है। अच्छा। दूसरा है टैक्स कलेक्शन एफिशिएंसी। तीसरा उनका कंसोलिडेटेड फंड यानी संचित निधि का मैनेजमेंट कैसा है। चौथा, स्कीम्स पर एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है। और 5वां, ओवरऑल फाइनेंशियल डिसिप्लिन, मतलब इनकम और खर्च का सही बैलेंस। हाँ, ओडिशा और अरुणाचल ने इन 5 पैरामीटर्स पर बहुत टाइटली काम किया है। ये इंडेक्स राज्यों को इनडायरेक्टली पुश करता है कि वो प्योरली फ्रीबीज पर डिपेंड करने के बजाय सॉलिड फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर फोकस करें। तो जोन 2 यहाँ कंप्लीट होता है। एक क्विक वर्बल रिकैप कर लेते हैं। हमने देखा जल जीवन मिशन 2.0, जो 2028 तक 100% कवरेज टारगेट कर रहा है। फिर आरबीआई का फोकस साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल पेमेंट हाइजीन पर, वेल्थ क्रिएशन में इंडिया का ग्लोबल 3rd रैंक, और नीति आयोग के इंडेक्स में स्टेट्स की फिस्कल डिसिप्लिन। यस, परफेक्ट समरी। इससे हम समझ सकते हैं कि मैक्रो और माइक्रो दोनों लेवल्स पर इंडियन इकोनॉमी इवॉल्व हो रही है। पर एक स्ट्रांग इकोनॉमी तभी सेफ रहती है जब उसकी डिफेंस स्ट्रांग हो। तो आइए जोन 3 की तरफ बढ़ते हैं, ग्लोबल डिफेंस मैट्रिक्स। स्लाइड 13 पर 2 मेजर मिलिट्री एक्सरसाइजेस का कंपैरिजन है। मुझे लगता है जियोपॉलिटिक्स को समझने के लिए ये परफेक्ट हैं। बिल्कुल। डिफेंस एक्सरसाइजेस कभी भी वैक्यूम में नहीं होती, उनका हमेशा एक स्ट्रेटेजिक मैसेज होता है। एक तरफ है लैमिटिए 2026, जो इंडिया और सेशल्स के बीच एक बायलैटरल एक्सरसाइज है। ये इसका 11th एडिशन है और इंडियन ओशन में हो रहा है। दूसरी तरफ है कोल्ड रिस्पॉन्स, जो नाटो की मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है। ये नॉर्वे के फ्रीजिंग आर्कटिक रीजन में हो रही है और इसमें 32 मेंबर्स हिस्सा ले रहे हैं, इंक्लूडिंग उनका नया मेंबर स्वीडन। ये दोनों एक्सट्रीम्स अपने आप में काफी कुछ बताते हैं। वही मैं सोच रहा था, एक तरफ ट्रॉपिकल ओशन वॉरफेयर प्रैक्टिस
और दूसरी तरफ फ्रीजिंग आर्कटिक मैनूवर्स। ये कॉन्ट्रास्ट हमें क्या सिखाता है? ये दोनों ज्योग्राफी और स्ट्रैटेजी का एक मास्टर क्लास है। लैमिटे दिखाता है कि इंडिया का प्राइमरी फोकस इंडियन ओशन रीजन की सिक्योरिटी और वहां अपनी मैरिटाइम डिप्लोमेसी को मजबूत करना है, क्योंकि ध्यान रखिए दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रेड यहीं से गुजरता है। राइट। और कोल्ड रिस्पॉन्स, दूसरी तरफ कोल्ड रिस्पॉन्स नेटो का एक डायरेक्ट स्टेटमेंट है। स्वीडन का नेटो में आना स्ट्रेटेजिक मैप को कंप्लीटली बदल देता है। ये आर्कटिक की ठंड में स्पेसिफिकली रशिया के कॉन्टेक्स्ट में अपनी नॉर्दर्न बॉर्डर्स को सिक्योर करने का एक क्लियर डेमोन्स्ट्रेशन है। वेरी इंसाइटफुल। अब एक्सरसाइजेस तो हो गई, पर हथियारों के बिना डिफेंस कैसा? स्लाइड 14 है सिप्री रिपोर्ट 26 के बारे में, जो ग्लोबल आर्म्स ट्रेड का डेटा देती है 2021 से 2025 के पीरियड के लिए। सिप्री का डेटा हमेशा बहुत आई ओपनिंग होता है। इंडीड। एक्सपोर्टर्स की बात करें तो यूएसए 42% के साथ टॉप पर है, फिर फ्रांस 29% और रशिया 15% पर इंपोर्टर्स में जो डेटा पॉइंट सबसे ज्यादा स्ट्राइक करता है वो ये कि यूक्रेन दुनिया का नंबर 1 आर्म्स इंपोर्टर बन गया है और इंडिया नंबर 2 पर है एट 8.2%। नंबर 3 पर सऊदी अरेबिया है। देखिए, आर्म्स ट्रेड का डेटा हमेशा ग्राउंड रियलिटी को मिरर करता है। कैसे? यूक्रेन का नंबर 1 इंपोर्टर होना वहां चल रहे प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट का डायरेक्ट नतीजा है। उन्हें कॉन्स्टेंटली वेपन्स चाहिए। वहीं अगर आप एक्सपोर्टर्स में ध्यान दें तो रशिया का शेयर काफी गिरा है और फ्रांस का 29% तक बढ़ गया है। इसका रीजन भी वही कॉन्फ्लिक्ट और रशिया पर लगे सैंक्शंस है। अच्छा, और इंडिया का नंबर 2 इंपोर्टर होना? एक तरफ हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम इतना बड़ा इंपोर्ट कर रहे हैं। ये एक ट्रांजिशन फेज है। इंडिया का नंबर 2 पर होना 2 बातें बताता है। पहला, हम अपनी सेना को तेजी से मॉडर्नाइज कर रहे हैं, जिसमें एडवांस्ड टेक चाहिए जो शायद अभी डोमेस्टिकली अवेलेबल नहीं है। और दूसरा, हम एक्सप्लिसिटली अपने डिफेंस इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। डाइवर्सिफाई मतलब अलग अलग देशों से खरीदना। हाँ, ताकि किसी एक देश, जैसे कि हिस्टोरिकली हम रशिया पर डिपेंड करते थे, उस पर हैवी रिलायंस ना रहे। गॉट इट। डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़े कुछ और छोटे पर अहम अपडेट्स भी हैं। स्लाइड 15 पर यहाँ 3 की पॉइंट्स हैं। पहला, नेवल डिप्लोमेसी। INS त्रिखंड ने मॉरिशस के 58th इंडिपेंडेंस डे में हिस्सा लिया, जो 12 मार्च को था। राइट। दूसरा, आर्मी अपॉइंटमेंट। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ सेना के नए वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए हैं। और तीसरा, CSIF ने अपना 57th रेजिंग डे 10 मार्च को मनाया। CSIF 1969 में एस्टैब्लिश हुई थी। अगर मैं INS ट्रिगेंट पर वापस आऊं तो उसका मॉरिशस जाना एक रेगुलर परेड से ज्यादा क्या अहमियत रखता है? जैसे मैंने इंडियन ओशन के कॉन्टेक्स्ट में बताया, ये नेवल डिप्लोमेसी और सॉफ्ट पावर का डिस्प्ले है। इंडियन ओशन में हम खुद को एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में पोजीशन करते हैं। एलाइड नेशंस को ये एश्योरेंस देना कि हमारी नेवी उनके साथ खड़ी है, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मैसेज होता है, खासकर जब वहाँ और भी बड़ी पावर्स अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रही हों। सही बात है। तो ये था हमारा जोन 3। एक ब्रीफ रिकैप करें तो हमने एक्सरसाइजेस देखी, ग्लोबल आर्म्स ट्रेड के चेंजिंग पैटर्न समझे और मिलिट्री अपॉइंटमेंट्स के बारे में जाना। बिल्कुल। अब हम इस डीप डाइव के सबसे फिलोसॉफिकल और स्ट्रिक्टली लीगल हिस्से में एंटर करते हैं, जोन 4 यानी पॉलिटी एंड लॉ। स्लाइड 16 एक बहुत ही सेंसिटिव और हिस्टोरिक सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट पर है। ये सच में एक लैंडमार्क जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राइट टू डाई विद डिग्निटी आर्टिकल 21 के तहत एक फंडामेंटल राइट है। इस फैसले ने यूथनेशिया यानी इच्छा मृत्यु की डिबेट को दोबारा हाईलाइट कर दिया है, स्पेशली रीसेंट हरीश राणा केस के बाद। पर हमारे लिसनर्स के लिए इसको सिंपल टर्म्स में डिकोड करना जरूरी है। एक्टिव और पैसिव यूथनेशिया में एग्जैक्टली लीगल डिफरेंस क्या होता है? ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। एक्टिव यूथनेशिया का मतलब होता है जब किसी टर्मिनली इल पेशेंट को एक्टिवली कोई ऐसी दवा या लीथल इंजेक्शन दिया जाए जिससे उसकी जान चली जाए। ये प्रोसेस भारत में कंप्लीटली इलीगल है। राइट। तो कोर्ट ने अलाउ क्या किया है? कोर्ट ने पैसिव यूथनेशिया को लीगल माना है। इसका मतलब है कि अगर कोई पेशेंट ऐसी मेडिकल कंडीशन में है जहां उसके ठीक होने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बची है, जैसे कि ब्रेन डेड कंडीशन, तो उसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम जैसे वेंटिलेटर या आर्टिफिशियल फीडिंग हटा लेना
ताकि एक नेचुरल डेथ हो सके। और इसको आर्टिकल 21 से कैसे जोड़ा गया है? कि ये है कि आर्टिकल 21 जो हमें राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी देता है, उसमें जिल्लत भरी या सिर्फ मशीन पर लटकी हुई जिंदगी जीने की मजबूरी शामिल नहीं है। एक डिग्निफाइड लाइफ के साथ साथ एक डिग्निफाइड एंडिंग भी उस फंडामेंटल राइट का एक हिस्सा है। वाओ, दैट इज अ प्रोफाउंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कानून से टेक की तरफ वापस पिवट करते हैं। स्लाइड 17 बताती है एक नए इनोवेशन हब के बारे में। बेंगलुरु, कर्नाटका में IBM संगम नाम से एक ग्लोबल सेंटर ओपन हुआ है। ये इंडिया के टेक इकोसिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा लीप है। इस हब का फोकस AI डेवलपमेंट, एडवांस्ड कंप्यूटिंग और हाइब्रिड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक टेक हब खुलने से क्या ही बड़ा फर्क पड़ता है? ऐसे ऑफिस तो रोज खुलते हैं। ये सिर्फ एक आम IT ऑफिस नहीं है। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि इंडिया की इमेज ग्लोबल टेक वर्ल्ड में अब बदल रही है। कैसे? एक वक्त था जब हमें सिर्फ IT सपोर्ट, मेंटेनेंस और BPO आउटसोर्सिंग के लिए जाना जाता था। हम दूसरों का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर ठीक करते थे। लेकिन IBM जैसी जायंट कंपनी का डीप टेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोर इंजीनियरिंग के लिए इंडिया में डेडिकेटेड हब खोलना ये बताता है कि ग्लोबल AI इकोसिस्टम में हमारा टैलेंट अब ड्राइविंग सीट पर आने को तैयार है। हम अब टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, सिर्फ मेंटेन नहीं कर रहे। दैट्स अ पावरफुल शिफ्ट। जोन 4 के आखिरी हिस्से में स्लाइड 18 पर हम जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट्स देखते हैं। जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी मद्रास हाई कोर्ट के 55th चीफ जस्टिस बने हैं। राइट। वहीं नंदकिशोर यादव नागालैंड के 23rd गवर्नर नियुक्त हुए हैं। वो पहले बिहार असेंबली के स्पीकर थे और उन्होंने लेट ला गणेशन को रिप्लेस किया है। जब हम ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट्स देखते हैं तो इनके पीछे का लीगल मैकेनिज्म क्या होता है? हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति हमेशा आर्टिकल 217 के अंडर आती है और यह ध्यान रखने वाली बात है कि इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट करते हैं, ना कि उस स्टेट के गवर्नर। अच्छा, लेकिन गवर्नर का रोल तो होता होगा ना? हाँ, गवर्नर उस प्रोसेस में कंसल्ट जरूर किए जाते हैं, पर अपॉइंटिंग अथॉरिटी प्रेसिडेंट ही होते हैं। उसी तरह स्टेट के गवर्नर की नियुक्ति भी डायरेक्टली प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है। ये छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट्स हैं जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। तो पॉलिटी और लॉ जोन में हमने देखा आर्टिकल 21 का यूथनेशिया पे रूलिंग, IBM का AI हब और कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट्स की डिटेल्स। बिल्कुल। अब हम आज के मटेरियल के आखिरी पड़ाव यानी जोन 5 पर आते हैं, मिसलेनियस। यहाँ हम दुनिया और देश की बड़ी उपलब्धियों को देख रहे हैं। स्लाइड 19 पर एक ग्लोबल मेडिकल माइलस्टोन है। डेनमार्क पहला यूरोपियन यूनियन देश बन गया है जिसे WHO ने सर्टिफाई किया है कि उन्होंने मां से बच्चे में HIV और सिफिलिस के ट्रांसमिशन को 100% एलिमिनेट कर दिया है। पब्लिक हेल्थ हिस्ट्री में ये एक मॉन्यूमेंटली ह्यूज अचीवमेंट है। डेनमार्क का ये माइलस्टोन जीरो ट्रांसमिशन गोल्स के लिए एक ग्लोबल बेंचमार्क सेट करता है। सही बात है। और अगर आर्ट और कल्चर की तरफ मुड़ें तो दिल्ली में 21st मेटा यानी महिंद्रा एक्सीलेंस इन थिएटर अवार्ड्स हुए हैं। यहाँ वेटरन एक्टर और डायरेक्टर अमोल पालेकर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 26 से नवाजा गया है। अमोल पालेकर जी का कंट्रीब्यूशन इंडियन थिएटर और पैरेलल सिनेमा दोनों में फाउंडेशनल रहा है। उनका ये रिकॉग्निशन बहुत वेल डिजर्व्ड है। आर्ट से अब स्पोर्ट्स की तरफ आते हैं। स्लाइड 20 हमें ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के बारे में बताती है, जो कि टूर्नामेंट का 10th एडिशन था। और खबर बहुत शानदार है, इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराकर अपना तीसरा खिताब जीत लिया है। ये तो सच में पूरे देश के लिए सेलिब्रेट करने वाली बात है। बिल्कुल, हमने 2007 में जीता, फिर 2024 में और अब 2026 में। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह रहे और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन, जिन्होंने टोटल 321 रन बनाए। T20 वर्ल्ड कप जीतना हमेशा एक मैसिव नेशनल मोरल बूस्ट होता है। स्पोर्ट्स के बाद हमारी स्लाइड में दो अहम हस्तियों को श्रद्धांजलि यानी ट्रिब्यूट्स भी दिए गए हैं, जिनका हाल ही में निधन हुआ। एक है बीरेन सिंह एंगती, जो 81 ईयर्स के थे और असम के सीनियर कांग्रेस लीडर थे, और दूसरे हैं हरमन कुल्के, जो 87 साल के थे। हरमन कुल्के जी के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूंगी। हाँ प्लीज। ये एक जर्मन इंडोलॉजिस्ट थे, है ना? उन्हें 2010 में पद्मश्री भी मिला था। बिल्कुल। हरमन कुल्के जी ने अपना पूरा जीवन ओडिशा के इतिहास और जगन्नाथ कल्ट को समझने में लगा दिया।
एक फॉरेन स्कॉलर का आकर डेकेड्स तक इंडियन रीजनल हिस्ट्री पर इतनी डीप रिसर्च करना और उसके लिए भारत सरकार से पद्मश्री पाना, ये कल्चरल अंडरस्टैंडिंग और एकेडमिक डेडिकेशन की एक बहुत बड़ी मिसाल है। ट्रूली इंस्पायरिंग। और आज के डीप डाइव के आखिरी पड़ाव पर स्लाइड 21 में हम इस महीने के इंपॉर्टेंट डेज देखते हैं। मार्च 8, जिसे हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में मनाते हैं। इसकी हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है। 1911 से शुरू हुआ था और यूएन ने इसको 1975 में रिकॉग्नाइज किया। इस साल की थीम है राइट्स, जस्टिस, एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। ये थीम बहुत एक्शन ओरिएंटेड है इस बार। राइट। और दूसरा दिन है मार्च 15, यानी वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। ये 1983 से शुरू हुआ था कंज्यूमर्स को मार्केट फ्रॉड से बचाने के लिए। इस साल की थीम है सेफ प्रोडक्ट्स, कॉन्फिडेंट कंज्यूमर। अगर आप ध्यान दें तो ये थीम हमारे पहले वाले डिस्कशन से बहुत क्लोजली लिंक्ड है। आरबीआई वाले डिस्कशन। एग्जैक्टली जैसे हमने आरबीआई अवेयरनेस वीक के दौरान डिस्कस किया था कि डिजिटल फ्रॉड्स तेजी से बढ़ रहे हैं, तो एक कॉन्फिडेंट कंज्यूमर बनना ही आज के टाइम की सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। वाह, सब कुछ आपस में कितना कनेक्टेड है। तो हमारे लिसनर्स, हमने इन पिछले 20-22 मिनट्स में 21 स्लाइड्स और 5 जोन्स कवर किए हैं। एक मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा और इनसाइट्स को डिकोड किया है। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में कहा था, रिटेंशन इज की। सही बात है। अगर इन्फॉर्मेशन याद ना रहे तो डिस्कशन का फायदा क्या? एग्जैक्टली। इसलिए लेट्स डू अ रैपिड रिवीजन। मैं चाहता हूं कि हम एक फास्ट पेस्ड समरी करें ताकि ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे लिसनर्स के दिमाग में लॉक हो जाए। परफेक्ट। तो चलिए मेरे साथ इन डॉट्स को वापस कनेक्ट कीजिए। सबसे पहले जोन 1 इंफ्रा एंड इकोटेक में याद रखिए, ब्रह्मपुत्र नदी में रात में सेफ नेविगेशन के लिए लाइट हाउसेज। मदुरई एयरपोर्ट बना साउथ का नया इंटरनेशनल गेटवे। दिल्ली में कार्बन डाइऑक्साइड खाने वाला माइक्रो एल्गी एयर टावर बनाया गया, जिसे सपोर्ट मिल रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा के फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ग्रीन बॉन्ड से। और इन सब की प्रोग्रेस यानी हाईवेज की हरियाली ट्रैक कर रहा है इसरो अपने सैटेलाइट से NHAI के लिए, जिसमें आसाम ने टॉप किया। ब्रिलियंट। जोन 2 इकोनॉमी में हमने देखा जल जीवन मिशन, जो रूरल हेल्थ के लिए बहुत अहम है, उसका टारगेट अब 2028 तक एक्सटेंड हुआ है 100% कवरेज के लिए। आरबीआई का डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक चल रहा है साइबर फ्रॉड से बचने के लिए। वेल्थ में इंडिया 380 बिलियनर्स के साथ दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गया है। और राज्यों की स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल हेल्थ चेक नीति आयोग ने की, जिसमें ओडिशा ने अच्छा परफॉर्म किया। शिल्स के बीच लैमिटे एक्सरसाइज और आर्कटिक की जमाने वाली ठंड में नेटो का कोल्ड रिस्पॉन्स, जिसमें उनका नया मेंबर स्वीडन शामिल हुआ। सिप्री रिपोर्ट ने बताया कि यूक्रेन दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है और इंडिया एक्सप्लिसिटली अपनी डिफेंस डील्स को डाइवर्सिफाई करके नंबर 2 पर है। साथ ही INS तिकड़ ने मॉरिशस में नेवल डिप्लोमेसी दिखाई। Awesome. जोन 4 लॉ और टेक में हमने समझा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लाइफ सपोर्ट हटाकर नेचुरल डेथ अलाउ करना, यानी पैसिव यूथनेशिया, आर्टिकल 21 के अंदर आपका फंडामेंटल राइट है। टेक की फील्ड में IBM इंडिया के बेंगलुरु को डीप AI इंजीनियरिंग का ग्लोबल हब बना रहा है संगम प्रोजेक्ट के जरिए। और मद्रास हाई कोर्ट के नए CJ बने जस्टिस धर्माधिकारी। और आखिर में जोन 5 मिस डेनमार्क ने मदर टू चाइल्ड HIV ट्रांसमिशन खत्म करके हिस्ट्री बनाई। मेटा लाइफ टाइम अवार्ड अमोल पालेकर जी को मिला। और सबसे बड़ी बात, इंडिया तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप चैंपियन बना, न्यूजीलैंड को हराकर। अगर आप इन लिंक्स और मेमोरी हुक्स को ध्यान में रखेंगे तो कोई भी फैक्ट, चाहे एग्जाम हो या जनरल डिस्कशन, आपसे गया है कि इस मास्टर क्लास में हम करंट अफेयर्स 2011 की जनगणना यानी सेंसस का डीप एनालिसिस करेंगे और साथ ही नोबेल प्राइज 2025 की कुछ ऐसी जबरदस्त मेमोरी ट्रिक्स पर बात करेंगे जो दिमाग में छप जाएंगी। और देखिए, इस पूरी चर्चा का उद्देश्य सिर्फ फैक्ट्स को रटना नहीं है। हम हाई रिटेंशन विजुअल लर्निंग पर फोकस कर रहे हैं। विजुअल लर्निंग थोड़ा समझाइए। मतलब जब चीजों को किसी कहानी या ट्रिक के जरिए कनेक्ट किया जाता है तो एग्जाम हॉल के उस बेहद दबाव वाले माहौल में भी दिमाग तुरंत सही जवाब याद दिला देता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। अब अगला स्लाइड बताता है देश की तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ 3 बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। हाँ, पहला है दिल्ली का माइक्रो एल्गे एयर टावर। राइट। न्यू दिल्ली में देश का पहला माइक्रो एल्गे एयर टावर लगाया गया है। बताया जा रहा है कि ये पोल्यूशन कंट्रोल के लिए है, जो CO2 सोखता है और O2 छोड़ता है।
ये सुनने में किसी साईफाई मूवी के एडवांस्ड एयर प्यूरिफायर जैसा लगता है। लगता तो है, पर ये एकदम रियल है। माइक्रोएल्गे आम पेड़ों के मुकाबले कई गुना ज्यादा तेजी से फोटोसिंथेसिस करते हैं। दिल्ली जैसी जगह जहां एयर क्वालिटी एक गंभीर मुद्दा है, वहां ये बायोलॉजिकल एयर प्यूरिफायर एक नेचर बेस्ड सोल्यूशन है। एक तरह से ये एक सुपर ट्री है। वाओ, सुपर ट्री। और दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर नेशनल वाटरवे 2 में बना देश का पहला नदी आधारित लाइट हाउस है, जिसका बजट करीब 84 करोड़ रुपए है। बिल्कुल, और ये दिखाता है कि हम इनलैंड वाटरवेज और लॉजिस्टिक्स को कितनी तेजी से मजबूत कर रहे हैं। नदियों के जरिए ट्रांसपोर्ट हमेशा सस्ता और इको फ्रेंडली होता है। और तीसरा है बेंगलुरु में IBM का संगम इनोवेशन सेंटर, जो एडवांस्ड AI और हाइब्रिड क्लाउड पर फोकस करेगा। पर अगर हम इन तीनों को देखें, एक एयर टावर, एक लाइट हाउस और एक AI हब, इनमें आपस में क्या कनेक्शन है? अगर इन तीनों को एक साथ रखा जाए तो ये भारत की आगे की दिशा तय करते हैं। देश सिर्फ सीमेंट और स्टील के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं दे रहा है, बल्कि सस्टेनेबल और फ्यूचर रेडी टेक पर इन्वेस्ट कर रहा है। ये तीनों मिलकर एक ऐसी इकोनॉमी का बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो पर्यावरण के अनुकूल भी है और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड भी। ये एक बहुत ही सटीक एनालिसिस है। इस स्लाइड में हम समझते हैं ग्लोबल डिफेंस और मिलिट्री स्ट्रैटेजी को, और यहाँ एक डेटा पॉइंट थोड़ा चौंकाता है। सिप्री रिपोर्ट वाला डेटा है ना? बिल्कुल। सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक यानी इंपोर्टर बन गया है। नंबर 1 पर यूक्रेन है, जो कि उनकी स्थिति देखते हुए समझ आता है। बिल्कुल। हमारे इंपोर्ट सोर्सेज की बात करें तो रशिया से 40%, फ्रांस से 29% और इजराइल से 15% हथियार आते हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, लगभग 42% ग्लोबल शेयर के साथ। एक तरफ हम मेक इन इंडिया और डिफेंस इंडिजिनाइजेशन की इतनी बात करते हैं, तो दूसरी तरफ हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े इंपोर्टर क्यों हैं? ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी लगता है ना, लेकिन ये बहुत ही वाजिब सवाल है। देखिए, मेक इन इंडिया एक लॉन्ग टर्म गोल है, लेकिन हमारा डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त एक ट्रांजिशन फेज में है, एक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। अच्छा, तो मतलब इमीडिएट नीड्स पूरी करनी है। एग्जैक्टली। जब तक हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पूरी तरह से स्केल अप नहीं हो जाती, हमारी सेना को अपनी बॉर्डर्स सिक्योर रखने के लिए तुरंत एडवांस सिस्टम्स चाहिए। और अगर आप डेटा को ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि हमने अपने इंपोर्ट्स को बहुत सोच समझकर डाइवर्सिफाई किया है। हाँ, पिछले कुछ दशकों में हम लगभग पूरी तरह रशिया पर निर्भर थे। सही कहा, लेकिन अब वो निर्भरता 40% पर आ गई है और फ्रांस तथा इजराइल का हिस्सा बढ़ गया है। ये जियोपॉलिटिकल रिस्क को कम करने की एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है, ताकि किसी एक देश पर हमारी डिपेंडेंस ना रहे। समझ गया, ये एक बैलेंसिंग एक्ट है। और डिफेंस की इसी कड़ी में 2 सैन्य अभ्यास यानी मिलिट्री एक्सरसाइजेज की भी चर्चा है इस स्लाइड में। पहला है लमितिये 2026, जो भारत और सेशेल्स के बीच 11वां संयुक्त अभ्यास है, और दूसरा थोड़ा हटके है, कोल्ड रिस्पॉन्स 2026, जो नेटो द्वारा नॉर्वे में आयोजित एक आर्कटिक एक्सरसाइज है। राइट। पर नाटो वहां आर्कटिक की बर्फ के बीच क्या कर रहा है? ये ग्लोबल पावर डायनामिक्स का एक बड़ा शिफ्टिंग पॉइंट है। देखिए, क्लाइमेट चेंज की वजह से आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है, जिससे वहां नए ट्रेड रूट्स और नेचुरल रिसोर्सेज खुल रहे हैं। तो वहां एक नई रेस शुरू हो गई है। बिल्कुल। इस नए रास्ते पर कंट्रोल के लिए रशिया और नेटो के बीच एक नई कश्मकश शुरू हो गई है। इसलिए नेटो का नॉर्वे में कोल्ड रिस्पॉन्स एक्सरसाइज करना सिर्फ एक रूटीन ड्रिल नहीं है, बल्कि वहां अपनी मौजूदगी दर्ज कराना है। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये जियोपॉलिटिक्स का एक बेहद जरूरी मुद्दा बन जाता है। अब अगला स्लाइड बताता है देश की आंतरिक नीतियों और इकोनॉमी के बारे में। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु यानी यूथनेशिया पर एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दा क्लियर किया है। ये आर्टिकल 21 यानी गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार, राइट टू डाई विद डिग्निटी, के तहत आता है। ये बहुत ही सेंसिटिव लीगल टॉपिक है ना? यहाँ 2 टर्म सामने आए हैं, पैसिव और एक्टिव यूथनेशिया। पैसिव, जो कि अब लीगल है, उसका मतलब है नेचुरल डेथ के लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा लेना, और एक्टिव, जो इल्लीगल है, उसमें घातक इंजेक्शन देकर जीवन समाप्त किया जाता है। इन दोनों में इतना बड़ा लीगल डिफरेंस क्यों है? इस मुद्दे की फिलॉसफिकल और कानूनी गहराई को समझना जरूरी है।
संविधान का आर्टिकल 21 हमें राइट टू लाइफ देता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसेंशियली ये माना है कि एक ऐसी जिंदगी जिसमें ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है और बचे हुए वक्त में सिर्फ असहनीय दर्द है, वहां पेशेंट को आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट पर फोर्स करना उसकी डिग्निटी के खिलाफ है। तो नेचर को अपना काम करने दिया जाता है। एग्जैक्टली इसलिए पैसिव यूथनेजिया को कड़ी शर्तों के साथ लीगल किया गया, लेकिन एक्टिव यूथनेजिया को इसलिए इलीगल रखा गया है क्योंकि कानून किसी को एक्टिवली लाइफ खत्म करने की इजाजत नहीं दे सकता। चाहे स्थिति कितनी भी दर्दनाक क्यों ना हो, घातक दवाई देना कानूनन हत्या के दायरे में आ सकता है। ये सच में मेडिकल एथिक्स और लॉ का एक बहुत कॉम्प्लेक्स इंटरसेक्शन है। उसी स्लाइड पर एक और इंडेक्स हाल ही में चर्चा में रहा, नीति आयोग का फिस्कल हेल्थ इंडेक्स। इसमें हैरानी की बात यह है कि ओडिशा ने रैंक 1 हासिल किया है और वो अचीवर कैटेगरी में है, 70 से ज्यादा स्कोर के साथ। हाँ, गोवा दूसरे और झारखंड तीसरे नंबर पर है और नॉर्थ ईस्ट या हिमालयन स्टेट्स में अरुणाचल प्रदेश टॉप पर है। लोग अक्सर सोचते हैं कि ऐसे इकोनॉमिक इंडेक्स में महाराष्ट्र, गुजरात या तमिलनाडु टॉप पर होंगे। और यही वो जगह है जहां एग्जाम में सबसे बड़ा ट्रैप सेट होता है। ओडिशा का टॉप पर आना दिखाता है कि स्टेट अपने फाइनेंसेस, डेट मैनेजमेंट यानी कर्ज के प्रबंधन और रेवेन्यू जनरेशन में कितना अनुशासित है। तो अगर गैसवर्क किया तो गलत होना तय है। 100%। परीक्षा हॉल में लोग बड़े और औद्योगिक राज्यों पर गैस लगाते हैं, इसलिए उड़ीसा और झारखंड का टॉप 3 में आना एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसे ध्यान से नोट किया जाना चाहिए। इस स्लाइड में हम समझते हैं ग्लोबल हेल्थ ऑफ फाइनेंशियल माइलस्टोन्स को। ग्लोबल हेल्थ में डेनमार्क पहला यूरोपियन देश बन गया है जिसने HIV और सिफिलिस का मां से बच्चे में होने वाला प्रसार पूरी तरह रोक दिया है। ये पब्लिक हेल्थ में एक बहुत बड़ी जीत है। और चिली दुनिया का दूसरा देश बन गया है जिसने कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी को पूरी तरह खत्म कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ अगर भारत की बात करें तो जल जीवन मिशन को 2028 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। हर घर नल जल योजना, जिसका नया बजट 8.69 लाख करोड़ रुपए है। ये बजट का फिगर याद रखना बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए। बिल्कुल। और एक और इंटरेस्टिंग अपडेट है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने रिन्यूएबल एनर्जी के लिए 10,000 करोड़ रुपए के ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स जारी किए हैं, जिस पर 7.1% ब्याज मिलेगा। ये ग्रीन बॉन्ड्स आम बॉन्ड से कैसे अलग होते हैं? देखिए, ग्रीन बॉन्ड्स का कॉन्सेप्ट ही इसलिए लाया गया था ताकि कैपिटल मार्केट को एनवायरनमेंट से जोड़ा जा सके। जब कोई बैंक ग्रीन बॉन्ड जारी करता है तो उससे आने वाला पैसा किसी भी रैंडम बिजनेस में नहीं लगाया जा सकता। अच्छा, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। हाँ, वो पैसा सिर्फ और सिर्फ इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स जैसे सोलर फार्म्स, विंड एनर्जी या सस्टेनेबल वाटर प्रोजेक्ट्स में ही लगाना अनिवार्य होता है। ये दर्शाता है कि अब दुनिया भर का आर्थिक ढांचा सीधे तौर पर पब्लिक हेल्थ और एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी से जुड़ रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले एक क्विक रीकैप कर लेते हैं। जरूर। तो अब तक हमने 5 स्लाइड्स कवर की हैं। ध्यान रखने वाली बातें क्या है? पहला, दिल्ली का माइक्रो एल्गी एयर टावर। दूसरा, सिप्री रिपोर्ट में भारत का सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर होना। तीसरा, आर्टिकल 21 के तहत पैसिव यूथनेशिया का लीगल होना। चौथा, नीति आयोग इंडेक्स में ओडिशा का टॉप करना। और पांचवा, डेनमार्क और चिली के हेल्थ अचीवमेंट्स के साथ साथ बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्रीन बॉन्ड्स। ये फैक्ट्स दिमाग में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। परफेक्ट। अब अगला स्लाइड बताता है एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो लगभग हर एग्जाम का एक एसेंशियल हिस्सा होता है, जनगणना यानी सेंसस 2011 का बेसिक स्ट्रक्चर। इसे देखना बहुत दिलचस्प है। सेंसस हिस्ट्री से हमेशा सवाल आते हैं। फिर 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम से ये रेगुलरली हर 10 साल में होने लगी। एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल ईयर आता है 1921, जिसे ग्रेट डिवाइड या महाविभाजक वर्ष कहा जाता है, क्योंकि हिस्ट्री में यही एक बार था जब जनसंख्या वृद्धि दर यानी पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव रही। और 2011 की जनगणना सीक्वेंस में 15वीं थी और आजादी के बाद 7वीं थी। इसका मोटो था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, और इसके कमिश्नर थे सी चंद्रमौली। एक चीज जो दिमाग में आती है वो ये कि 1921 में ऐसा क्या हुआ था कि आबादी बढ़ने के बजाय घट गई? 1921 का साल डेमोग्राफी के लिए एक डार्क चैप्टर था। 1918 में स्पेनिश फ्लू नाम की एक ऐसी भयानक महामारी आई थी जिसने भारत में लाखों लोगों की जान ले ली। ओह, कोविड से भी पहले एक बड़ी महामारी। हाँ, और उसके साथ ही उस दौरान पड़ने वाले सूखे यानी फैमीन्स और वर्ल्ड वॉर 1 के असर ने डेथ रेट को बर्थ रेट से इतना ज्यादा कर दिया कि आबादी का ग्राफ पहले और आखिरी बार नीचे चला गया।
इसीलिए इसे ग्रेट डिवाइड कहा जाता है, क्योंकि इस साल के बाद से आज तक भारत की आबादी लगातार तेजी से ही बढ़ी है। ये हिस्ट्री का एक ऐसा हिस्सा है जिसे जानना वाकई सबके लिए जरूरी है। इस स्लाइड में हम समझते हैं इस आबादी को याद रखने के तरीके। कुछ ऐसी ट्रिक्स बनाई गई हैं जो सुनने में थोड़ी अजीब जरूर हैं, पर एग्जाम हॉल में बहुत काम आती हैं। चलिए सुनते हैं। सबसे ज्यादा आबादी वाले स्टेट्स की ट्रिक बनाई गई है। उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई, यानी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और वेस्ट बंगाल। यहां अंधी सिर्फ एक फ्लो के लिए है। सीक्वेंस इन्हीं 4 स्टेट्स का है। एक फैक्ट ये भी है कि अकेले यूपी में देश की 16.51% आबादी रहती है। वहीं सबसे कम आबादी के लिए ट्रिक है, सिम्मी को अरुण गोवा में मिला। सिम्मी से सिक्किम और मिजोरम, अरुण से अरुणाचल प्रदेश और गोवा। ये ट्रिक सुनने में कितनी फनी है ना। भले ही ये ट्रिक सुनने में बहुत सिली या एब्सर्ड लगे, लेकिन कॉग्निटिव साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस इस पर पूरी तरह भरोसा करते हैं। इसे वॉन रेस्टॉफ इफेक्ट कहा जाता है। वॉन रेस्टॉफ इफेक्ट, ये क्या होता है? टेक्स्ट होती है, वो सीधे हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में छप जाती है। एग्जाम के उस दबाव वाले माहौल में जब 4 मिलते जुलते ऑप्शन सामने आते हैं, तब दिमाग इन्हीं उत्पटांग विजुअल हुक्स जैसे उमा बिहारी या सिमी के जरिए सही जवाब तक पहुंच जाता है। ये सच में दिमाग का एक बड़ा इंटरेस्टिंग हैक है। अब अगला स्लाइड बताता है सेंसस के कुछ और स्पेसिफिक डेटा पॉइंट्स, जैसे जनघनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी। इसका नेशनल एवरेज 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे कम डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश में है, सिर्फ 17 लोग, और सबसे ज्यादा बिहार में है 1106। यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली सबसे आगे है। और ग्रोथ रेट का डेटा भी है। हाँ, दशकीय वृद्धि यानी डिकेडल ग्रोथ का नेशनल एवरेज 17.7% है। मेघालय में सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई 27.9%, लेकिन नागालैंड एकमात्र ऐसा स्टेट रहा जहां पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव रही, -0.6%। वेट, नागालैंड में ऐसा क्यों हुआ जबकि पूरे देश की आबादी बढ़ रही थी? नागालैंड का ये नेगेटिव 0.6% फिगर एक क्लासिक ट्रैप है। एग्जामिनर्स को एक्सेप्शंस बहुत पसंद होते हैं। दरअसल नागालैंड में नेगेटिव ग्रोथ किसी बड़ी महामारी की वजह से नहीं हुई थी। इसका मुख्य कारण 2001 की पिछली जनगणना में डेटा का ओवर एस्टिमेशन माना जाता है। मतलब उन्होंने गलत गिन लिया था। एग्जैक्टली। वहां इस स्लाइड में हम समझते हैं एक और बड़ा सामाजिक डाटा, लिंगोनुपात और साक्षरता, यानी सेक्स रेशियो और लिटरेसी। राष्ट्रीय लिंगोनुपात 943 है। सबसे ऊपर केरला है 1084 के साथ, और सबसे नीचे हरियाणा है 879 के साथ। चाइल्ड सेक्स रेशियो में टॉप पर अरुणाचल प्रदेश है और बॉटम पर वही हरियाणा। और लिटरेसी का क्या ट्रेंड है? साक्षरता का नेशनल एवरेज 73% है। यहां भी केरला टॉप पर है 94% के साथ, और बिहार सबसे आखिर में है 61.8% पर। लेकिन एक बहुत पॉइंट यहां है, लिंग साक्षरता अंतर यानी जेंडर गैप। मेल लिटरेसी 80.09% है, जबकि फीमेल लिटरेसी सिर्फ 64.60% है। अगर यहाँ साक्षरता और लिंगानुपात के बीच के गहरे सामाजिक रिलेशन को देखा जाए तो केरला एक परफेक्ट केस स्टडी है। वो कैसे? हाई लिटरेसी, खासकर महिलाओं की शिक्षा, सीधे तौर पर एक बेहतर सेक्स रेशियो की तरफ ले जाती है। जब महिलाएं एजुकेटेड होती हैं तो हेल्थ, सैनिटेशन और जेंडर इक्वालिटी में अपने आप सुधार होता है, जिसके नतीजे में सोसाइटी ज्यादा बैलेंस्ड होती है। दूसरी तरफ जहां एजुकेशन कम है, वहां पितृसत्तात्मक सोच यानी पेट्रियार्कल माइंडसेट हावी रहती है, जिसका नेगेटिव असर हमें कम सेक्स रेशियो के रूप में दिखता है। बहुत ही लॉजिकली समझाया आपने। अब अगला स्लाइड बताता है एक ऐसी जगह जहां लगभग हर कोई गलती करता है। इसे डेमोग्राफिक्स ट्रैप कहा जाता है। ये एससी और एसटी जनसंख्या के आंकड़ों के बारे में है। डेटा के मुताबिक शेड्यूल्ड कास्ट की आबादी कुल संख्या मतलब एब्सोल्यूट नंबर्स में सबसे ज्यादा यूपी में है, लेकिन अगर प्रतिशत यानी परसेंटेज देखें तो पंजाब सबसे आगे है। और एसटी का डेटा भी ऐसा ही है। हाँ, ठीक वैसे ही शेड्यूल्ड ट्राइब की आबादी संख्या में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, लेकिन परसेंटेज में मिजोरम में। शहरी आबादी नंबर्स में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है, पर परसेंटेज में गोवा में, जबकि रूरल परसेंटेज में हिमाचल प्रदेश टॉप पर है। ऐसा ट्रैप क्यों बनाया जाता है एग्जाम्स में? ये ट्रैप एग्जामिनर्स का सबसे पसंदीदा हथियार है। जब पेपर में सवाल आता है कि कहां पर एससी आबादी सबसे अधिक है, तो लोग जल्दी में पहला ऑप्शन टिक कर देते हैं, बिना ये देखे कि सवाल में कुल संख्या पूछा गया है या प्रतिशत। एक छोटा सा वर्ड और मार्क्स चले गए।
सही में एक छोटा सा शब्द पूरे जवाब को बदल देता है। देखिए, पंजाब का टोटल पॉपुलेशन छोटा है, इसलिए वहाँ परसेंटेज हाई हो जाता है, जबकि यूपी का बेस ही इतना बड़ा है कि वहाँ एब्सोल्यूट नंबर बहुत ज्यादा निकल कर आता है। क्वेश्चन की वर्डिंग को ध्यान से पढ़ना इस ट्रैप से बचने का एकमात्र तरीका है। तो अगर सेंसस के इस मजे को समराइज करें तो ध्यान रखने वाली बातें क्या होंगी? 3-4 बातें बिल्कुल दिमाग में फिट कर लीजिए। 1921 का साल ग्रेट डिवाइड था। नागालैंड अकेला स्टेट था जहां आबादी -0.6% घिटी। केरला सेक्स रेशियो और लिटरेसी दोनों में देश को लीड कर रहा है। और सबसे जरूरी बात, SC/ST का डेटा पढ़ते वक्त संख्या और प्रतिशत के बीच का फर्क कभी नहीं भूलना चाहिए। ये बहुत क्लियर हो गया। अब अगला स्लाइड बताता है नोबेल प्राइज 2025 के विनर्स के बारे में, जिन्हें याद रखने के लिए वही अजीब और मजेदार ट्रिक्स बनाई गई हैं। पहले साइंस की ट्रिक्स देखते हैं। मेडिसिन के लिए मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन दो। अच्छा, यहां मेरी से मैरी ब्रूनकोब, फ्रेंड से फ्रेंड रैम्सडेल और सीमा से साइमन सकागुची। दिमाग में बैठ गया। फिजिक्स की ट्रिक सुनिए। भाऊजी ने देवर को जान से क्यों मारा? यहां भाऊजी यानी फिजिक्स, देवर से मिशेल देवरेट, जान से जॉन क्लार्क और मारा से जॉन मार्टिनेज। ये तो सच में फनी है। और केमिस्ट्री की ट्रिक तो और भी गजब है। रिचर्ड को इस उम्र में इतनी सुसु कैसे लगी? रिचर्ड से रिचर्ड रॉबसन, उमर से उमर यागी और सुसु से सुसुमु की तगावा। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड को याद रखने का ये तरीका बड़ा अनोखा है। देखिए, सुनने में किसी को भी हंसी आ सकती है, लेकिन जरा सोचिए, सुसुमो कितागावा या मिशेल देवोरेट जैसे कठिन विदेशी नामों को याद रखना और एग्जाम के टाइम उन्हें ठीक से रिकॉल करना कितना मुश्किल है। यहाँ वही मेमोरी हुक्स काम आते हैं। हाँ, ऑप्शंस देखते ही क्लिक हो जाएगा। एग्जैक्टली। एग्जाम में जैसे ही देवर जैसा साउंड करने वाला वर्ड डिवोरेट दिखेगा, दिमाग तुरंत उस फनी ट्रिक से कनेक्ट कर लेगा। ये एक प्रूवन टेक्निक है। इस स्लाइड में हम समझते हैं बाकी कैटेगरीज की ट्रिक्स। लिटरेचर के लिए है, लाश को हर कोई सही से जलाओ। लाश और कोई से बनते हैं हंगरी के लाज़लो क्रास्नाहोर्काय। पीस यानी शांति के लिए, कोरोना में मरने से शांति हो गई। कोरोना और मरने से याद आएंगी वेनेजुएला की मरिया कोरेना मचाडो। और इकोनॉमिक्स के लिए ट्रिक है, फिलिप ने पीटर को पैसे के लिए मार दिया। यहाँ जोएल मॉकीर जो पैसे से साउंड करता है, फिलिप से फिलिप अगियोन और पीटर से पीटर हावेट। ब्रिलियंट। पर एक पॉइंट है, इसके साथ एक स्पेसिफिक डिटेल जुड़ी है कि शांति का नोबेल ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है, बाकी सब स्वीडन में दिए जाते हैं। तो पीस प्राइज के लिए अलग जगह क्यों? ये एक ऐसी हिस्टोरिकल मिस्ट्री है जिसका पक्का जवाब एक्चुअली किसी के पास नहीं है। अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत में बस यही लिखा था कि शांति का पुरस्कार नॉर्वे की एक कमिटी द्वारा दिया जाएगा। बाकी सभी नोबेल प्राइजेस स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये जगह का फर्क एक कंफर्म्ड फैक्ट है जिस पर अक्सर सीधे सवाल बनते हैं। अब अगला स्लाइड बताता है एक और इम्पोर्टेंट टाइमलाइन के बारे में, भारतीय नोबेल विजेताओं का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये पूरा सीक्वेंस बहुत जरूरी है। शुरुआत होती है 1913 में, जब रविंद्रनाथ टैगोर जी को साहित्य के लिए पहला नोबेल मिला, जो किसी भी एशियन के लिए पहला था। ये हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा पल था। बिल्कुल। फिर 1930 में सीवी रमन को फिजिक्स के लिए, 1968 में हरगोबिंद खुराना को मेडिसिन के लिए, 1979 में मदर टेरेसा को पीस के लिए मिला, एस चंद्रशेखर को 1983 में, अमर्त्य सेन को 1998 में इकोनॉमिक्स के लिए, कैलाश सत्यार्थी को 2014 में और अभिजीत बैनर्जी को 2019 में। यहाँ चुनौती सिर्फ नाम याद रखना नहीं है। सवाल अक्सर ये आता है कि इन विजेताओं को उनके पुरस्कार वर्ष के अनुसार कालक्रम यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएं। इसलिए साल और सीक्वेंस दोनों को दिमाग में एक टाइमलाइन की तरह सेट करना होता है। सिर्फ नाम याद रखने से बात नहीं बनेगी। सही पॉइंट है। इस स्लाइड में हम समझते हैं मार्च महीने के कुछ क्रिटिकल अपडेट्स। पहले इंपॉर्टेंट डेज। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे होता है, जिसकी थीम है अधिकार, न्याय, सभी के लिए कार्रवाई। और 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे है, जिसकी थीम है सुरक्षित उत्पाद, आश्वस्त उपभोक्ता। थीम्स हमेशा याद रखनी चाहिए। राइट। और स्टेट्स की बात करें तो केरला ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए मी हेल्थ ऐप और निर्भया निशा पहल लॉन्च की है। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट उत्तराखंड से है, जो देश का पहला राज्य बन गया है जिसने नए आपराधिक कानून यानी नए क्रिमिनल लॉज को पूर्णतः लागू किया है। उत्तराखंड का ये कदम कानूनी इतिहास में बहुत बड़ा है।
150 साल पुराने कॉलोनियल एरा लॉज जैसे आईपीसी और सीआरपीसी को रिप्लेस करके भारतीय न्याय संहिता को प्रभावी ढंग से लागू करना एक नए लीगल एरा की शुरुआत है। इसे डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाएगा। और अब हमारी अंतिम स्लाइड नंबर 15, जिस पर टॉपर्स चीट शीट दी गई है। इस डीप डाइव की तैयारी को समेटने के लिए कुछ क्लियर एग्जाम स्ट्रैटेजी सामने आती हैं। क्वेश्चन के वर्डिंग ट्रैप से बचना, जैसे SC/ST का नंबर वर्सेस परसेंटेज, डेटा की टाइमलाइन बनाना और एग्जाम हॉल में जाते ही सबसे पहले उन फनी मेमोरी ट्रिक्स को रफ शीट पर लिख लेना ताकि प्रेशर में भूल ना जाएं। और सबसे जरूरी कोड जो यहाँ लिखा है, रिवीजन ही चयन का आधार है। ये आखिरी बात सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, नई और मोटी किताबें खरीदने से सफलता नहीं मिलती। जो पढ़ा है उसे इतनी बार रिवाइज करना कि वो दिमाग का हिस्सा बन जाए, यही एकमात्र रणनीति है जो टॉपर्स यूज करते हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को एक साथ देखें तो इन 15 स्लाइड से काफी डीपली डेटा निकल के आया है। क्या हम एक क्विक फाइनल समरी कर सकते हैं? जरूर, चलिए एक रैपिड रिवीजन करते हैं। हमने शुरुआत की थी एनवायरमेंटल टेक से, दिल्ली का माइक्रो एल्गी टावर जो CO2 सोखता है, और बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्रीन बॉन्ड्स जो स्ट्रिक्टली इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स के लिए हैं। वहां से हम ग्लोबल डिफेंस पर गए, जहां सिप्री रिपोर्ट ने बताया कि भारत आर्म्स इंपोर्ट में दूसरे नंबर पर है, पर ये एक लॉन्ग टर्म ट्रांजिशन फेज का हिस्सा है। फिर हमने सुप्रीम कोर्ट के उस लैंडमार्क जजमेंट को देखा जिसने पैसिव यूथनेसिया को आर्टिकल 21 के तहत लीगल माना, जो ह्यूमन डिग्निटी के लिए एक बड़ा कदम है। उसके बाद नीति आयोग के इंडेक्स में ओडिशा का टॉप करना एक ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो गेसेस को गलत साबित करती है। और सेंसस का डेटा? हाँ, उसके बाद सेंसस 2011 का पूरा विश्लेषण, 1921 का वो साल जिसे ग्रेट डिवाइड कहा जाता है, जब स्पेनिश फ्लू की वजह से आबादी घट गई, नागालैंड जहां पिछले डेटा के ओवर एस्टिमेशन की वजह से -0.6% की नेगेटिव ग्रोथ आई, केरला और हरियाणा के बीच साक्षरता और लिंगानुपात का वो गहरा सामाजिक अंतर, और वो बड़ा डेमोग्राफिक ट्रैप कि SC की आबादी एब्सोल्यूट नंबर्स में यूपी में सबसे ज़्यादा है, पर परसेंटेज में पंजाब आगे है। फिर हमने नोबेल प्राइज़ की अजीब लेकिन बेहद असरदार मेमोरी ट्रिक्स देखी और ये जाना कि शांति का नोबेल अकेले ओस्लो नॉर्वे में मिलता है। और अंत में उत्तराखंड का नए क्रिमिनल लॉस को पूर्णतः लागू करने वाला पहला स्टेट बनना। इन मुद्दों को अगर बार बार दिमाग में घुमाया जाए तो ये पूरी तरह याद हो जाएंगे। क्या जबरदस्त सिंथेसिस था ये। इस चर्चा ने वाकई उन धुंधले फैक्ट्स को पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। मेमोरी ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट्स के बीच का कनेक्शन अब बिल्कुल साफ लग रहा है। मुझे नहीं लगता इन 15 स्लाइड्स में अब कोई डाउट बचा होगा। मुझे भी यही लगता है। लेकिन इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले एक थॉट पर विचार कर